मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम देख रहे हैं थंबनेल पे, आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन, है ना। हमेशा ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि क्या निबंध लेखन और अनुच्छेद लेखन समान होते हैं, क्या निबंध को ही अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। लेकिन नहीं, निबंध को अगर हम बड़ा भाई माने तो अनुच्छेद लेखन उसका छोटा भाई होता है। यानी निबंध का छोटा रूप, लघु रूप ही क्या कहलाता है, अनुच्छेद कहलाता है। ठीक है, जैसे निबंध में होता है हम एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करके बहुत अच्छे से लिखते हैं, वैसे ही अनुच्छेद लेखन में क्या होता है, हम उसको संक्षेप में लिख देते हैं, यानी किसी कहानी का सारांश लिख देना उस तरह। ठीक है, अनुच्छेद लेखन में सिर्फ हम मुख्य मुख्य बिंदुओं को दर्शाते हुए उसमें लिखते हैं। हम उसमें अनावश्यक जो व्याख्या करके लिखना होता है ना, वो चीज़ें नहीं लिखते। बहुत सरल सहज स्पष्ट भाषा में छोटे छोटे करके लिख देते हैं, ताकि सामने वाले को पूरा का पूरा स्टोरी उसमें क्या है, तथ्य क्या है, वो भी पता चल जाए और बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़े। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद लेखन आखिर है क्या। ठीक है, अब देखो, जब हमारे मन में कोई विचार आता है, अब उसको व्यक्त करते हैं, पहले तो बोलते हैं, जब उसी को हम लिखते हैं, है ना, तो वो होता है अनुच्छेद लेखन। जैसे किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए लघु वाक्य समूह, है ना। लघु देखना, और हम निबंध में क्या करते हैं, विस्तार में लिखते हैं किसी चीज़ को, लेकिन यहाँ पे हम लघु रूप में लिखते हैं वाक्यों को, समूह को। आपको पता है वाक्य के रूप में हम सारी चीज़ों को लिखते हैं। ठीक है ना, निबंध में बहुत सारे वाक्य होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा वाक्य होते हैं, इसमें छोटे वाक्य होते हैं, है ना। मतलब थोड़े वाक्यों में ही पूरी बातों को पूरा कर दिया जाता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अनुच्छेद लेखन, यानी किसी बात को संक्षेप में कह देना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। और उसी को दूसरे रूप में हम देख सकते हैं, किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त यानी कम शब्दों में, जो मैंने आपको समझाया कि किसी भी चीज़ को कम शब्दों में या संक्षिप्त रूप में लिख देना और अर्थपूर्ण ढंग से उसका पूरा पूरा अर्थ निकल जाए, वही क्या कहलाता है, अनुच्छेद लेखन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो, अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद लेखन करते समय, अनुच्छेद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद कहते किसे, जैसे हम पैराग्राफ कोई होता है, ठीक है, उसको कहते हैं। जैसे एक पूरी पूरी स्टोरी है ना, कोई पूरा एक भाग है, उसके उपभाग को यानी उसके छोटे से एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, पैराग्राफ कहते हैं, और उसी को अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद में जैसे हम निबंध में हर चीज़ को देखते हैं, है ना, पूरे फैक्ट को देखते हैं, हर बात पे ध्यान देते हैं, उसका लाभ क्या है, उसका हानि क्या है, लेकिन इसमें किसी एक पार्ट पे ही ध्यान दिया जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये इसमें किसी एक उपभाग के बारे में ही बताया जाता है। ठीक है, देखो, अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का ही हिंदी पर्याय है। ठीक है, पैराग्राफ क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, अनुच्छेद लिखने से पहले उसकी रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। जैसे हम निबंध में हमें संकेत बिंदु दिया होता है, ठीक है, लेकिन निबंध में और अनुच्छेद लेखन में यही डिफरेंस होता है कि उसमें हमें प्रस्तावना शुरुआत में लिखना पड़ता है और लास्ट में निष्कर्ष यानी उपसंहार लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा जाता है ऐसा। इसको बस बहुत ही शॉर्ट, बहुत संक्षेप में लिख दिया जाता है, जिसमें कि पूरा पूरा अर्थ निकल जाए। भाषा सरल हो, स्पष्ट हो, प्रभावशाली होनी चाहिए। ठीक है, एक ही बात को बार बार नहीं दोहराएं, ताकि बड़े होने से बच जाएं, और बार बार एक ही शब्द को, एक ही वाक्य को नहीं लिखना चाहिए। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया आप सभी को। और अनुच्छेद लेखन में देखो, हमें ध्यान रखना है, अब हमारा जो निबंध होता है हम 800 शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो अनुच्छेद होता है वो 80 से 100 शब्द, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो जाए तो 120 शब्दों तक ही हम इसमें अपने विचार व्यक्त कर पाते हैं। अनुच्छेद जो होता है अपने आप में स्वतंत्र होता है और पूर्ण अर्थ देता है। ठीक है, देखो, अब अनुच्छेद लेखन लिखते समय हमें क्या करना चाहिए, किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय बीच बीच में हम मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं, अनुच्छेद को प्रभावशाली बनाने के लिए। आपको पता है, जैसे कोई भी चीज़ हम जब बोलते हैं, अगर उसमें मुहावरा या लोकोक्ति जब बोल देते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे सोने पर सुहागा हो गया, है ना। वैसे ही अगर हम अनुच्छेद लिखते समय उसमें मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करेंगे तो वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली दिखाई देगा। ठीक है, वैसे ही
बीच में सूक्ति या कविता का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो अनुच्छेद जो होता है उसका मुख्य विचार या जो भाव कुंजी होती है, जैसे हम बोलते हैं कीवर्ड, जैसे कि अखबार हम पढ़ते हैं तो ऊपर हेडिंग देखते हमें पता चल जाता है कि इसको पढ़ने से हमें क्या समझ आएगा या इसके अंदर क्या है। वैसे ही जो उसका की पॉइंट है या तो आरंभ में होता है या तो अंत में लिखना चाहिए हमें, बीच में नहीं, ठीक है। और एक अनुच्छेद लेखन सबसे अच्छा कौन सा होता है, जिसका मुख्य विचार अंत में दिया जाता है, ठीक है। और उच्च कोटि का अनुच्छेद लेखन वो होता है जो क्रम से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ ऊपर लिख दिए, है ना, जैसे हम मध्य की बातें ऊपर लिख दें, है ना, और शुरुआत की बातें बीच में लिख दें, और शुरुआत की बातें अगर हम नीचे लिख देंगे और नीचे का ऊपर लिख देंगे और बीच का, तो हमारा जब सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि ये आखिर लिखा क्या है ना। तो हमें क्रम से लिखना चाहिए चीज़ों को। हमारा जो वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग थलग लग रहा है और हमारा उसका अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो ऐसा अनुच्छेद किसी काम का नहीं होता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि उच्च कोटि का अनुच्छेद लेखन वही होता है जिसमें विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए और कोई परेशानी भी ना हो समझने में, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने पहले ही बोला, निबंध में प्रस्तावना और उपसंहार लिखा जाता है, लेकिन इसमें अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जाता, ठीक है। हम इसमें पॉइंट पॉइंट बना के बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन हमें कम से कम शब्दों में अनुच्छेद प्रभावशाली लिखना होता है, अपनी पूरी बात कहनी होती है, तो बहुत अच्छे से हम उसको पॉइंट पॉइंट करके नहीं लिख सकते। और अगर लिख सकते हैं तो उसमें प्रस्तावना और उपसंहार हमें नहीं डालना होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लें, अगर उदाहरण के तौर पर, कि जैसे ये एक टॉपिक है मधुर वाणी का महत्व। अगर जैसे मैंने बोला कि अगर हम किसी भी सूक्ति, दोहा, लोकोक्ति, मुहावरों से इनका हम अगर प्रयोग करें अनुच्छेद में तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। अब इसका प्रयोग हम मध्य में भी कर सकते हैं, शुरुआत में भी कर सकते हैं और अंत में भी, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही कर दी। देखिए, मधुर वाणी का महत्व क्या होता है। अब मैंने पहले ही दोहा से स्टार्ट किया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होई, ठीक है। अब देखो, है ना, हम अगर मैं इसको यहाँ पे पहले अगर लिख देती, ठीक है, तो भी इसको हम यहाँ पे नीचे डिस्क्राइब कर सकते थे, और इसको हम यहाँ पे ऊपर लिखने के बाद यहाँ नीचे भी लिख दिए हैं, है ना। हम कहीं भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं शुरुआत करते टाइम, या तो अंत में भी लिख सकते हैं, और इस बीच में कहीं कहीं हम क्या कर सकते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब मधुर वाणी का महत्व क्या है, अब इसको आप पढ़ लीजिए, है ना, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बस एक एग्जाम्पल दिया है कि ऐसे लोकोक्ति, मुहावरे और दोहे का प्रयोग, किसी सूक्ति का प्रयोग हम कर सकते हैं, तो हमारा अनुच्छेद लेखन क्या होता है, और भी प्रभावशाली हो जाता है। ओके, सबको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।